नमस्कार मित्रों, मैं BL मेहरा BM2 क्लासेस के माध्यम से आज पुनः आपके सामने एक बहुत अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपके सामने लेकर आया हूं। और आज का हमारा विषय है वह है शिक्षण विधियों पर। हिंदी भाषा की जो शिक्षण विधियाँ हैं उस पर हमारा टॉपिक है। तो मित्रों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा की जो है विभिन्न विधाएँ हैं वह कौन कौन सी है, और विधाओं पे जो पाठ योजना बनती है, और पाठ योजनाओं में अब तक आज तक जिस भी प्रकार के प्रश्न आए हैं वो किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, पाठ योजना कैसे बनती है, पाठ योजना के सोपान क्या हैं, चरण क्या हैं, और किसके बाद कौन कौन सी स्टेप का आना अनिवार्य होता है। आज तक बच्चों को जो है बीएड का 2 वर्षीय 4 वर्षीय पाठ्यक्रम बच्चे प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन पाठ योजनाओं से बारे में उनको जानकारी नहीं होती। इसलिए रीट एग्ज़ाम में और टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं, सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं, उनमें स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो मित्रों, मैं आज आपकी सहायता करने के लिए आया हूं। और देखिए मित्रों, आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको इस क्लास से बहुत लाभ होगा। मैं क्लास शुरू करता हूं। हिंदी भाषा की विधाएं एवं पाठ योजना है। तो सबसे पहले हमारे पास पहली बात आती है विधा की, पहली बात आती है विधा की, दूसरी बात पाठ योजना की है। तो विधा इसके मतलब, विधा का मतलब है हिंदी भाषा को कितने प्रकार की विधाओं में, कितने प्रकारों में लिखा जाता है, कितने प्रकारों में पढ़ा जाता है, कितने प्रकारों में जाना जाता है, ये हिंदी भाषा की विधाएं हैं। और ये विधाएं जो मित्रों, ये मुख्यतः क्या क्या होती है। एक आपकी विधा है गद्य, दूसरी विधा है आपकी पद्य दूसरी विधा है, तीसरी विधा आपकी जो है रचना, तीसरी विधा है मित्रों रचना, और चौथी विधा जो है वो आपकी व्याकरण है। और ये मुख्य मुख्य 4 विधाएं हैं। विधाएं और भी है पर ये मुख्य मुख्य 4 विधाएं हैं, और इन 4 विधाओं पे आज हम बात करेंगे। 4 विधाओं के मेथड की बात करेंगे, और 4 विधाओं की जो पाठ योजना है उस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, आप पूरा ध्यान दीजिए मेरी बात पे और ध्यान से सुनिए। अब मैं बात करता हूँ, ये विधाएं आपकी आ गई है, गद्य आ गया है, पद्य, रचना और व्याकरण, ये 4 विधाएं आपके सामने हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे सामने ये प्रश्न बनता है कि जो पाठ योजना की बात की जा रही है ये क्या चीज़ है। तो एक चीज़ विधा की हो गई, दूसरी चीज़ हम पाठ योजना की बात करते हैं। पाठ योजना का मतलब ये है कि जब हमारा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, अर्थात जब STC बीएड 2 साल का बीएड, 4 साल का बीएड या फिर STC हम करते हैं, तो वहाँ पर हमें जो है लेसन प्लान के माध्यम से विषय वस्तु पढ़ाने का अवसर मिलता है। हमें वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है, और उस ट्रेनिंग के माध्यम से यदि हमारी भाषा हिंदी है तो हिंदी की कई विधाओं की पाठ योजना हमें बनाना सिखाया जाता है, और उन पाठ योजनाओं के माध्यम से ही हम लोग स्कूल में जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर उनका फॉलो करते हुए पढ़ाते हैं। मैं कहता हूँ ये वही नहीं पढ़ाना चाहिए, इस पाठ योजना के माध्यम से जॉब में रहते हुए भी, सरकारी नौकरी करते हुए भी हमें इनका फॉलो करना चाहिए। ये पूरी तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है कि हमें पाठ योजना का फॉलो करते हुए पढ़ना चाहिए। इससे बच्चों को ज़्यादा अधिगम होगा। ऐसा मेरा पिछला कई सालों का 15 से 20 साल का जो मेरा अनुभव है उसके आधार पर कहता हूँ कि पाठ योजना अच्छी बनना चाहिए। पहले से ही टीचर को जो है विषय वस्तु की पूरी तैयारी करना चाहिए पाठ योजना के आधार पे, और फिर पढ़ाना चाहिए। फिर देखिए जो छात्रों को जो अधिगम होगा, उस अधिगम की जो आंकड़ा है उसमें सामान्य पाठ योजना की अपेक्षा प्लानिंग के आधार पर जो पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा इजाफा होगा, ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो मित्रों, मैं बात करता हूँ, अब ये पाठ योजना की बात मैं कर चुका, विधा की बात कर चुका, तो मैं बात करता हूँ कि जितनी भी पाठ योजना बनती है, जितनी भी पाठ योजना बनती है मित्रों, ये पाठ योजना भारत में हार्वर्ड की पंचपदी पे चलती है। हार्वर्ड की पंचपदी पे चलती है। हार्वर्ड की पंचपदी, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। हार्वर्ड की पंचपदी में दूसरा सोपान कौन सा है, तीसरा सोपान कौन सा है, अंतिम सोपान कौन सा है, प्रथम सोपान कौन सा है। तो ये
तो इसके सोपान जो है पंचपदी में यानी 5 पद, पंचपदी का हो गया मित्रों 5 पद, 5 पद 5 सोपान, इसका मतलब हो गया। तो 5 पद, पहला पद जो है वो है प्रस्तावना। पहला पद क्या है मित्रों, आप लिखते जाइए प्रस्तावना। दूसरा है प्रस्तुतिकरण। पाठ योजना की जब बात करेंगे तो फिर मैं आपको वहां पर बहुत विस्तार समझाऊंगा। तीसरा है मित्रों तुलना, तीसरा तुलना। चौथा है नियमीकरण, चौथा है नियमीकरण। और पांचवा है प्रयोग, पांचवा है प्रयोग या फिर अभ्यास, प्रयोग या फिर अभ्यास। इसको आप नोट कर लीजिए। हर्बर्ट की पंचपदी कौन सी है, हर्बर्ट की पंचपदी के 5 पद कौन से हैं, 5 सोपान कौन से हैं। पहला सोपान प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण। याद करने का तरीका सिंपल है, प से पे प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण, प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण। तीसरे नंबर पे तुलना आ जाता है, फिर जो है नियमीकरण, और फिर आ जाता है आपका प्रयोग। ये हर्बर्ट की जो है पंचपदी है। और इसी पंचपदी पे गद्य के, पद्य के, रचना के, अनुवाद के, व्याकरण के सारे ही पाठ बनते हैं। देखिए कैसे बनते हैं, हम लोग पाठ पे आ जाएंगे। चलिए पाठ योजना की बात करते हैं। तो पाठ योजना है मित्रों, सबसे पहले पाठ योजना लेता हूं मैं गद्य की पाठ योजना। सबसे पहले पाठ योजना है हमारी गद्य की पाठ योजना। देखिए मित्रों, पहली विधा हिंदी भाषा की पहली विधा है और वह है गद्य, गद्य शिक्षण। पहली विधा है मित्रों गद्य शिक्षण, ठीक है। अब गद्य शिक्षण में जब आप पाठ पढ़ाएंगे तो हर पाठ के हमारे पास 2 प्रकार के उद्देश्य होते हैं, पाठ के सामान्य उद्देश्य और पाठ के विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य तो बहुत सारे उद्देश्य, हम ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, ये कर पाएंगे, वो कर पाएंगे, इस प्रकार के बहुत सारे जितनी भी चीजें आप प्राप्त करेंगे वो सारे सामान्य उद्देश्य हैं। लेकिन टीचरगत यानी टीचर के केंद्र में रहते हुए पाठ योजना को जो पढ़ाया जाता है तो कौन कौन से उद्देश्यों की प्राप्ति छात्रों द्वारा की जाती है, टीचर के शिक्षण के माध्यम से कौन कौन से उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है, वो सारे विशिष्ट उद्देश्य हैं। वो ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति, ये इस प्रकार के सृजन, इस प्रकार के कई सारे लैंग्वेज में या भाषा में जो है विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। और उन उद्देश्य भी प्रश्न किए जाते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। लेकिन आज जो हमारा फोकस है वो फोकस है विधाएं, और विधाओं पे जो पाठ योजना बनती है, उन पाठ योजनाएं कैसे बनती है और उन पे प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो पहली जो पाठ योजना है वो गद्य शिक्षण की पाठ योजना है। अब हमारी पाठ योजना जो है वो शुरू होती है, इसकी स्टेप में लिखा है तो गद्य शिक्षण की पाठ योजना, पाठ योजना, पाठ योजना के सोपान, पाठ योजना के सोपान, गद्य शिक्षण पाठ योजना के सोपान। तो मित्रों मैं लिख रहा हूं, आप नोट करते जाइए। पहला सोपान है वो है प्रस्तावना, प्रस्तावना। दूसरा है मित्रों प्रस्तावना के बाद दूसरा है उद्देश्य कथन, और इसे ही हम प्रकरण भी कहेंगे, इसे ही हम प्रकरण भी कहेंगे। पहला प्रस्तावना, दूसरा आपका उद्देश्य कथन, फिर तीसरा आ जाता है पाठ का प्रस्तुतिकरण। ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस से ही आपको याद करना पड़ेगा और सीक्वेंस से प्रश्न पूछे जाते हैं। पाठ का प्रस्तुतिकरण, अब यहाँ प्रस्तावना हो गई, मैं एक एक पे बात करूंगा डिटेल। पहले मैं आपको स्टेप दिखा देता हूँ। पाठ की प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, पाठ का प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण ये 3 मुख्य पॉइंट हैं, यही आपका पूरा पाठ है। अब प्रस्तुतिकरण में बहुत सारी बातें हैं। आपका जो है मूल पाठ जो है ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आपका जो है मूल पाठ जो है यहीं से स्टार्ट होता है। मूल पाठ का स्टार्टिंग, पाठ का प्रारंभ जो है यहीं से होता है, ठीक है। पाठ का प्रारंभ पाठ की प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण से होता है। अब यहाँ पर गद्य का है, इसलिए इसमें क्या होगा,
तो देखिए इसमें नंबर 4 पे डाल देता हूं, वो होगा आदर्श वाचन। आदर्श वाचन, ठीक है मित्रों। इसके बाद होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन, आदर्श वाचन और आदर्श वाचन के बाद होगा अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन को आप अनुवाचन भी कह सकते हो, ठीक है। अनुकरण वाचन, अनुकरण वाचन के बाद इसके बाद होगा त्रुटि संशोधन। त्रुटि संशोधन, त्रुटि संशोधन, त्रुटि संशोधन। और त्रुटि संशोधन के बाद है 7वीं स्टेप है, वो है काठिन्य निवारण। काठिन्य निवारण, और काठिन्य निवारण के बाद है मित्रों वो है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, काठिन्य निवारण के बाद है बोध प्रश्न। और बोध प्रश्न के बाद है, बोध प्रश्न के बाद है मित्रों बोध प्रश्न। और इसके बाद है मौन पाठ या वाचन। मौन पाठ या वाचन। और इसके बाद है मौन पाठ वाचन के बाद है विचार विचार विश्लेषण प्रश्न। विचार विश्लेषण प्रश्न। मौन पाठ या मौन वाचन के बाद है विचार विश्लेषण प्रश्न। और विचार विश्लेषण प्रश्न के बाद है पाठ का सार। पाठ का सार। और पाठ के सार के बाद, पाठ के सार के बाद है मित्रों, पाठ का सार हो गया। और पाठ के सार के बाद है आपका जो है पुनरावृत्ति पुनरावृत्ति प्रश्न या फिर मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न। और मूल्यांकन प्रश्न के बाद लास्ट है वो है आपका गृह कार्य। गृह कार्य। ये इस प्रकार से 13 स्टेप हो गई है, 13 चरण हो गए हैं। चरणों को दोबारा बोल रहा हूं मैं आपके सामने। गद्य शिक्षण पाठ योजना की बात कर रहा हूं मैं आपको। गद्य शिक्षण पाठ योजना अन्य प्रकार की पाठ योजना से भिन्न होती है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले प्रस्तावना, प्रस्तावना के बाद है उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन के बाद है पाठ का प्रस्तुतिकरण, उसके बाद आदर्श वाचन, फिर अनुकरण वाचन, फिर त्रुटि संशोधन, काठिन्य निवारण, बोध प्रश्न, मौन पाठ या मौन वाचन, विचार विश्लेषण प्रश्न, पाठ का सार, पुनरावृत्ति प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न, और अंत में है मित्रों गृह कार्य। ये है गद्य की पाठ योजना के चरण। अब बात करते हैं प्रस्तावना की। प्रस्तावना की बात करते हैं, ये क्या चीज है। तो अक्सर जो है आपके टीचर्स ने और जिन किताबों को आप पढ़ते हैं उन किताबों ने आपको अंधेरे में रखा है। लोग ये जानते हैं, बच्चे अभी तक ये जानते हैं, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आप उस प्रश्न को लेकर के बड़े असमंजस में फंस सकते हो। असमंजस इसलिए फंस सकते हो क्योंकि वो बात आज तक आपकी क्लियर नहीं हो पाई है। जो बातें हमारे सामने आती है, प्रस्तावना की जहाँ बात कर रहा हूँ, तो टीचर अक्सर कह देते हैं, और जैसा टीचर कहते हैं वैसा बच्चे भी कहते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न, ये क्या लैंग्वेज है भाई। प्रस्तावना प्रश्न ये क्या लैंग्वेज है, तो कुछ होता ही नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न तो कुछ होता ही नहीं है। प्रस्तावना प्रश्न कुछ नहीं होता, प्रस्तावना होती है। क्या होती है? प्रस्तावना। पाठ की प्रस्तावना होती है, प्रस्तावना प्रश्न नहीं होते हैं। पाठ की प्रस्तावना और पाठ की प्रस्तावना में एनी टाइप मतलब कई प्रकार के, विभिन्न प्रकार के जो है साधन तरीके अपनाए जा सकते हैं, जिसमें एक टूल, एक साधन आपके प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्न भी हो सकते। प्रस्तावना में जैसे मैं कह रहा हूं, प्रस्तावना में प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रस्तावना में प्रश्न भी हो सकते हैं, लेकिन प्रस्तावना केवल प्रश्नों के माध्यम से ही होगी। ये चीज को लेकर के बच्चे आज तक अंधेरे में हैं। प्रस्तावना प्रश्नों से होगी ये आवश्यक नहीं है। प्रस्तावना आपके द्वारा बोली गई कविता से हो सकती है, किसी घटना के वर्णन से हो सकती है,
चित्र दिखा करके, चित्र प्रदर्शन के माध्यम से हो सकती है, कोई स्टोरी, कोई कहानी कह करके आप जो है प्रस्तावना कर सकते हैं। ठीक है, कोई एक आकस्मिक सडन कोई घटना, कोई कहानी बना करके प्रस्तावना कर सकते हैं। किसी बच्चे को खड़ा करके आप प्रस्तावना कर सकते हैं। यानी प्रस्तावना का मतलब भूमिका है। यानी प्रस्तावना का मतलब भूमिका है। यानी जो पिछली क्लासेज में जो आपने पाठ पढ़ाया था, उस पाठ के बाद जिस पाठ को आप वर्तमान में पढ़ा रहे हो, उस पाठ से लिंक जोड़ना है आपको। और उस पाठ से लिंक जोड़ने के लिए, उस पाठ को उद्घाटित करने के लिए, उस पाठ की विषय वस्तु को, उस प्रकरण को सामने लाने के लिए आप इस तरीके को अपनाते हो, इस टूल्स को अपनाते हो। और इस तरीके में प्रश्न भी हो सकते हैं, घटना भी हो सकती है, चित्र भी हो सकती है, कहानी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मित्रों है प्रस्तावना है। बात ध्यान से सुनना, प्रस्तावना कई प्रकार से की जा सकती है। प्रस्तावना से पहले पूर्व ज्ञान होता है। और पूर्व ज्ञान क्या होता है? पूर्व ज्ञान जो है पूर्व पाठ को वर्तमान पाठ से जोड़ने का एक सीढ़ी, एक सड़क होती है। पूर्व ज्ञान जो है पहले वाले पाठ को वर्तमान पाठ से जोड़ने के लिए एक सीढ़ी होती है। और उसके बाद हमारा जो है प्रस्तावना होती है। इसको हम कई प्रकार से कर सकते हैं। प्रश्नों से कर सकते हैं, घटनाओं को बोल के कर सकते हैं, चित्रों को बोल के कर सकते हैं, चित्रों को दिखा के कर सकते हैं। ठीक है, और कई प्रकार की कहानी, कविता आदि के माध्यम से बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी प्रस्तावना की बात होगी। प्रस्तावना के बाद जैसे ही हम लोग समस्या पैदा करते हैं, क्योंकि समस्या हमारा पैदा करना जरूरी होता है। और इधर हमारे प्रश्न होते हैं और उधर हमारे उत्तर होते हैं। सारे ही प्रश्न समस्या वाले होते हैं, सारे ही प्रश्न समस्या होते हैं। लेकिन अक्सर टीचर और बच्चे क्या लिख देते हैं? अंतिम प्रश्न समस्यात्मक। ठीक है, ऐसा लिख देते हैं। ऐसा नहीं होता। आपके जहाँ जहाँ भी समस्या होती है, वहाँ वहाँ पर बच्चा उसका जवाब देता है और बच्चे के लिए वो समस्या होती है। यदि बच्चा उसका जवाब नहीं दे पाता है, तो फिर आप उस बच्चे की समस्या का समाधान करना पड़ता है। तो फिर सारे प्रश्न समस्यात्मक हुए और सारे जो प्रश्न के जो उत्तर हैं, वो सारे उत्तर संभावित हैं। लोग बोलते हैं अरे अंतिम उत्तर संभावित होगा। भाई ये किसने कहा? सारे संभावित प्रश्न, सारे प्रश्न हैं और सभी के जवाब जो हैं वो संभावित उत्तर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से। लेकिन हम 2, 3, 4 प्रश्न या एक कोई घटना बोल देते हैं, कोई कविता बोल देते हैं, उसके बाद 1 या 2 प्रश्न बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम समस्या पैदा करके और हमारे टॉपिक पर आना चाहते हैं। अक्सर ऐसा किया जाता है और यही होता भी है। ठीक है, तो इसको आप मान के चलिए। कई बार बच्चे पूछते हैं सर प्रस्तावना में कितने प्रश्न होने चाहिए? अरे लोग कहते हैं 4 होना चाहिए। किसने बोला भाई? कौन सी किताब में लिखा हुआ है 4 होना चाहिए? लोग कहते हैं 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए। सब गलत हैं, सब गलत बोलते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह से, व्यवहारिक तरीके से बता देता हूँ। प्रस्तावना यदि घटना पे है, प्रस्तावना घटना पे है, प्रस्तावना कविता पे है, कहानी पे है, तो फिर जब कविता कहानी जब उसका समय ले लेगी, तो फिर प्रश्नों की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, 1 या 2 प्रश्न हो जाएंगे। और केवल प्रश्न हैं तो 3, 4 या 5 प्रश्न हो जाएंगे। ठीक है, यानी आपका जो पूरा पाठ जो प्लान चलता है, वो सरकारी स्कूल हो चाहे आपका प्राइवेट स्कूल हो, वहाँ पर आपकी जो क्लास होती है वो 30 मिनट या 35 मिनट की होती है। स्कूल का टाइम टेबल में जो प्रत्येक कालांश लगता है वो 30 या 35 मिनट लगता है। और ये सारे स्टेप पूरी करेंगे आप, सारे स्टेप पूरी करेंगे तो सारे स्टेप पूरी करेंगे तो एक स्टेप को आप 4 या 5 मिनट देंगे। तो ऐसे करके आपके सारे स्टेप पूरी करने पर आपका आधा घंटा पूरा हो जाता है। इसलिए प्रस्तावना के कोठे में 4 से 5 मिनट आते हैं। 4 से 5 मिनट में आपको प्रस्तावना करनी होती है। केवल टाइम का ध्यान रखेंगे आप, प्रश्नों को ध्यान नहीं रखेंगे कितने प्रश्न होने चाहिए। यदि प्रश्न भी आता है और किसी ने बोल दिया कितने होते हैं, ऐसा प्रश्न आता है, और तो वो प्रश्न कोर्ट में जाएगा सीधा, क्योंकि ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं होता। प्रस्तावना का हर चीज का जो संबंध है वो टाइम ड्यूरेशन से होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप। प्रस्तावना में प्रश्न भी हो सकते हैं। प्रश्नों की संख्या यदि प्रश्न ही प्रश्न हैं तो 4-5 प्रश्न पूछ लीजिए। अंत में समस्या पैदा कर दीजिए और आप समस्या पैदा करके जैसे अनेक प्रश्न बच्चों से आप जवाब मांगेंगे, तो जवाब मांगने के साथ साथ फिर आप जो है अपने उद्देश्य पर जाइए, वही आपका प्रकरण है। और फिर आप कहेंगे अच्छा छात्रों, आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इस विषय को पढ़ेंगे। ये आपका जो है उद्देश्य है, ये आपका प्रकरण है। ठीक है भाई। इसके बाद
पाठ का प्रस्तुतिकरण, ये आपका मूल पाठ है। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले गद्य में आदर्श वाचन आता है। आदर्श वाचन, ठीक है। आपके 4 स्किल है। स्किल पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, 4 स्किल है। सुनना, ठीक है, बोलना, पढ़ना और लिखना, श्रवण, उच्चारण, वाचन और लेखन, ये आपके जो है 4 स्किल है। उन 4 स्किल में एक स्किल है वो 3rd नंबर का स्किल, जिसे विद्यालय स्किल कहते हैं, विद्यालय कौशल कहते हैं, विद्यालय प्रथम कौशल, विद्यालय प्रथम कौशल। और वह है वाचन, और ये वाचन जो है ये फ्रॉवेल के अनुसार है। ये फ्रॉवेल के अनुसार है। एक जर्मनी का बहुत बड़ा समाजशास्त्री, शिक्षाविद और मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने कहा है, भाषा शास्त्री हुआ है, उसने कहा है कि जो है वाचन ये विद्यालय कौशल है, और इस सीक्वेंस से जो है भाषा का विकास किया जाना चाहिए। और वही वाचन यहाँ पे आ गया है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का मतलब क्या है? पहला शब्द लिखा हुआ है आदर्श। आदर्श क्यों लिखा हुआ है भाई? क्योंकि इस वाचन का संबंध अध्यापक से है, टीचर से है, और टीचर या अध्यापक आपका हमारा आदर्श होता है, आइडियल होता है। इसलिए वो आइडियल होता है तो उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है, उसके द्वारा जो वाचन किया जा रहा है, वो डेफिनेटली आदर्श ही होगा। आदर्श का मतलब जिसमें त्रुटियां ना हो, जो बहुत अच्छा हो। तो टीचर है, बेशक अच्छा वाचन करेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? आदर्श वाचन कहेंगे। और वो आदर्श वाचन करेगा, वो शुद्ध पढ़ेगा, तो फिर उसके बाद उस टीचर का जो दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि वो क्लास में जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, 20, 25, 30 जितने भी छात्र बैठे हुए हैं, भिन्न भिन्न जगह से 2 या 3 छात्रों को खड़ा करके और फिर जो है वो उन बच्चों से पढ़वाता है। तो वो जब बच्चों से पढ़वाता है तो टीचर के निर्देशानुसार बच्चे खड़े होकर के और वैसा का वैसा ही अच्छा से अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो उसे कहते हैं अनुकरण वाचन। ये छात्रों के द्वारा किया जाता है, ये छात्रों के द्वारा किया जाता है। अनुकरण वाचन हमेशा इंडिविजुअल होता है, व्यक्तिगत होता है, एक एक छात्र पढ़ता है, एक एक छात्र पढ़ता है। आदर्श वाचन भी व्यक्तिगत होता है क्योंकि शिक्षक एक ही होता है क्लास में, इसलिए वो होता है। और इस प्रकार से, और अनुकरण वाचन में अब छात्र पढ़ने आया है और टीचर पढ़ाने आया है, क्योंकि टीचर तो पढ़ चुका है, तो सब कुछ जानता है, काफ़ी पढ़ चुका है, लेकिन छात्र जो है वो खाली घड़ा है, रीता घड़ा है, और वो भरने आया है। और भरने वाला जो शिक्षक है, तो शिक्षक जैसे जैसे गाइडेंस देता है वैसे वैसे छात्र सीखते जाते हैं। तो हिंदी शिक्षण में, गद्य शिक्षण में वाचन की बात की जा रही है, तो अनुकरण वाचन बच्चे करेंगे, और ऐसे वाचन को अनुकरण वाचन कहेंगे, अनुवाचन कहेंगे। और डेफिनेटली मान के चलिए, जब बच्चे वाचन करेंगे तो टीचर कितना ही अच्छा वाचन करा दे, बच्चों से संभावना रहती है कि वो त्रुटियां करेंगे। बच्चे अशुद्धियां करते हैं, तो वो अशुद्धियां जो करते हैं, तो फिर उन अशुद्धियों को शुद्ध कराने का कार्य टीचर का ही होता है। टीचर क्या करता है? बच्चों के द्वारा की गई अशुद्धियों को दूर करने की कोशिश करता है। वो क्या करता है? या तो वो साथी छात्रों के माध्यम से त्रुटियां दूर करवाता है, प्रश्न पूछा जा सकता है, त्रुटि संशोधन करवाया जा सकता है, केवल शिक्षक द्वारा, साथी छात्र के द्वारा, ठीक है, स्वयं के द्वारा, ठीक है, स्वयं के द्वारा, और शिक्षक और साथी छात्रों के द्वारा। तो आप देख लीजिए ऑप्शन क्या होगा? शिक्षक भी त्रुटि संशोधन कराता है और साथी छात्र भी कराता है। कैसे कराता है? कि मान लीजिए एक बच्चा जो है राकेश है, और राकेश से पढ़वाया, और राकेश ने त्रुटि की, तो राकेश को बिठाया नहीं जाएगा, राकेश को खड़ा रखा जाएगा कि आप खड़े रहिए। और राकेश के बाद फिर टीचर जो है किसी और दूसरे स्टूडेंट को, मोहन को चांस देगा, मोहन आप पढ़िए, और मोहन पढ़ेगा। तो राकेश ने त्रुटि की है, हो सकता है मोहन उसको शुद्ध पढ़ दे, तो जैसे ही मोहन उसे शुद्ध पढ़ेगा, टीचर उसे वहां रोक देगा और कहेगा मोहन इस चीज को दोबारा बोलो, दोबारा पढ़ो। तो फिर मोहन उसको दोबारा पढ़ेगा, और जैसे पढ़ेगा तो टीचर कहेगा राकेश से कि इसने इसको क्या बोला, इस चीज को क्या पढ़ा, तो फिर राकेश को दोहराएगा। इस प्रकार से साथी छात्र के माध्यम से भी छात्र की जो है
त्रुटि का संशोधन होता है। इसे अशुद्धि संशोधन भी कहते हैं। इसे अशुद्धि संशोधन भी कहते हैं। इसको शिक्षक भी कर सकता है। फिर यदि मान लीजिए एक छात्र से नहीं हुआ तो दूसरा छात्र यानी शिक्षक 2, 3, 4 छात्रों को चांस दे सकता है और इस प्रकार से अनुगण वाचन करा करके बच्चों की त्रुटियों को दूर भी कराता है। इसके बाद बच्चों आ जाइए आप काठिन्य निवारण पे। काठिन्य निवारण का मतलब है, देखिए ये जो पाठ योजना है, बच्चों के दिमाग में एक बात बनती है कि सर इसमें कहीं भी अर्थ नहीं आ रहा, फिर इसमें अर्थ कहाँ बताया जाएगा। तो देखिए बच्चों सामने ये आ गया आपका अर्थ, काठिन्य निवारण। इट मीन्स आपका अर्थ जैसे ही यहाँ से यहाँ तक की स्टेप पूरी होती है और जो कठिन शब्द है विषय वस्तु में पाठ में टीचर उन कठिन शब्दों को जो है ब्लैक बोर्ड पर जो है लिखाएगा, उनका अर्थ बताएगा और साथ ही साथ विषय वस्तु उसको विस्तार करेगा। तो इस प्रकार से पूरे पाठ की जो है कठिनाई बच्चों के सामने हल हो जाएगी। और जैसे बच्चों अधिगम हो जाएगा, बच्चों को सीख जाएंगे, तो फिर टीचर बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करना चाहेगा। और जैसे टीचर बच्चों की नॉलेज को टेस्ट करना चाहेगा तो नॉलेज को टेस्ट करने के लिए जो प्रश्न करेगा उन प्रश्नों का नाम है बोध प्रश्न। उन प्रश्नों का नाम है बोध प्रश्न, यानी छात्रों को कितना बोध हुआ, उस बोध को जानने के लिए अध्यापक जो प्रश्न करता है उन्हें बोध प्रश्न कहते हैं। ये किताबों में कई नाम से लिखे होते हैं। केंद्रीय बोध प्रश्न, एक ही बात है, कंफ्यूज नहीं होना है। केंद्रीय बोध प्रश्न पूछो या फिर बोध प्रश्न, एक ही बात है। ठीक है, इनकी संख्या ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि लेंथी चैप्टर होते हैं, पार्ट होते हैं, टाइम कम होता है। तो बोध प्रश्नों की संख्या मुश्किल से 2 या फिर 3 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं मौन पाठ। इससे कई बार प्रश्न पूछा गया है मौन पाठ से, ये क्या होता है। ये वाचन ही है, मौन पाठ कहें या फिर मौन पठन कहें या फिर मौन वाचन कहें, एक ही बात है। तो जब सारा पाठ कंप्लीट हो जाता है और सब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है तो फिर बच्चों से कहा जाता है कि सभी बच्चे जो है अपने अपने स्थान पे बैठेंगे और बिना आवाज़ के साउंडलेस जो है आपको अपना पाठ पढ़ना है। ठीक है, जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो इस मौन पाठ का सीधा सा अर्थ है विषय वस्तु की गहनता को ग्रहण करना, विषय वस्तु की जो अर्थ है उसको ग्रहण करना। क्योंकि साइलेंट माहौल में पढ़ेंगे तो आपको जो है ग्रहण ज़्यादा होगा। तो ये अर्थ ग्रहण से इसका सीधा लिंक है, गहनता से है ये मौन पाठ। जब सारा मौन पाठ हो गया, विषय वस्तु पढ़ ली, समझ ली, तो इसका मतलब पाठ कंप्लीट हो गया। और जैसे ही पाठ कंप्लीट हो गया तो शिक्षक चाहेगा कि बच्चों से कुछ विस्तार के प्रश्न पूछे जाएं, क्यों और कैसे के प्रश्न पूछे जाएं। ध्यान देना, प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, क्यों और कैसे से संबंधित प्रश्न होते हैं। केंद्रीय भाव के, पुनरावृत्ति के, विचार के, विकास के, प्रस्तावना के, ऐसे प्रश्न होते हैं। तो क्यों और कैसे से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वो विचार के प्रश्न होते हैं, वो विचार विश्लेषण प्रश्न होते हैं। और ऐसे 1 या 2 प्रश्न टीचर करता है जिनके आंसर बड़े होते हैं। क्यों से संबंधित होता है, बच्चा थिंकिंग करता है, सोचता है और फिर जवाब देता है, तो ये प्रश्न होते हैं। फिर जब सारा काम हो जाता है तो फिर समरी बताता है, पाठ का सार शिक्षक बताता है पूरे पाठ का, ताकि बच्चों को पूरा उसका रिकॉल हो जाए। और रिकॉल होने के बाद फिर पुनरावृत्ति प्रश्न करता है या फिर मूल्यांकन प्रश्न करता है। और मूल्यांकन प्रश्न आपने पाठ योजना में देखा होगा, लफेट फलक पर श्याम पट्ट पे होते हैं। इन प्रश्नों की संख्या 5 या 6 होती है। ठीक है, और अंत में जो है, और ये जो है मूल्यांकन प्रश्न है, आपको याद होगा मूल्यांकन पद्धति का दाता जो है हमारे जो है राइस साहब हैं, GS राइस हैं। ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को जो महत्ता दी है और GS राइस के बाद ब्लूम ने भी मूल्यांकन पद्धति दी है। तो दोनों ही मूल्यांकन पद्धति के दाता कहलाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से GS राइस को ही मूल्यांकन पद्धति के दाता कहलाते हैं। और GS राइस ने जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से, और ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है आपके पास मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं जो प्रत्यय स्मरण और प्रत्यय ज्ञान पे होते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसमें मिलेगा आपको कि प्रत्यय स्मरण क्या होता है, प्रत्यय विज्ञान क्या होता है। और 5 या 6 प्रकार के जो है जो प्रश्न होते हैं, रिक्त स्थान वाले, मिलान वाले, विकल्प वाले, ठीक है, चयन वाले, ठीक है, इस प्रकार से वन वर्ड वाले, ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। और इसके बाद अंत में जो है गृह कार्य का 1 या 2 प्रश्न दिया जाता है। इस प्रकार से सारी पाठ योजना जो है आपकी चलती है। मैं समझता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अब इसमें से कहीं भी प्रश्न पूछा जाए तो आपको जवाब देने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको एक एक बात बता दी है। इतना ही, और अगली क्लासेज में हम अन्य विधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सभी लोग खुश रहें और बहुत ध्यान से तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।